कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने पार्टियों को सशर्त प्रचार की इजाजत दी है। बड़ी रैलियों पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी कार्यक्रमों में लापरवाही नजर आ रही है। ऐसे में सवाल जनता और नेता दोनों से है कि लापरवाही करेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नोएडा की गलियों में पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन वोट के खेल में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और वो ऐसे कि इजाजत तो 5 लोगों के साथ प्रचार की है, लेकिन भीड़ की गिनती सैकड़ों और हजारों तक पहुंच जा रही है। तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां भूपेश बघेल कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांग रहे थे। पंखुड़ी भी भूपेश बघेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैंपेन कर रही हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों से आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि प्रचार के दौरान भीड़ जुटाई गई और तस्वीरें इसकी तस्दीक भी कर रही हैं। मामले में भूपेश बघेल समेत कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि छोटी जगह होने से भीड़ जुटी थी, भीड़ पार्टी की तरफ से नहीं जुटाई गई थी। लोग अपने घरों में हैं और उतने में निकलते हैं तो भीड़ लग जाती है। मेरे साथ प्रत्याशी है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, सुरक्षा है और 5 लोग बोले तो कम से कम 25-30 लोग तो पत्रकार लोग हैं और उसके साथ कैमरामैन है, तो भीड़ तो वैसी हो रही है। बघेल आज भी ग्रेटर नोएडा के दादरी में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल गोवा की गलियों में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नियमों और कानूनों की दुहाई देने वाले केजरीवाल ही आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। केजरीवाल के कैंपेन में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। अब जरा इटावा का हाल देखिए। एसपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और नारेबाजी के साथ बीजेपी नेता मनीष यादव को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। खुशी का मौका है तो आचार संहिता और कोरोना नियमों का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। न किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया। यूपी में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लिहाजा शक्ति प्रदर्शन के लिए नेता कोई न कोई तरकीब ढूंढ ही ले रहे हैं। उन्नाव सदर सीट से बीएसपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह ने तो पहले उन्नाव के शुक्लागंज में अपने समर्थकों की पूरी फौज जुटाई और फिर जुलूस निकाला, जनसभा को भी संबोधित किया। भाजपा है तो भरोसा है। इस खेल में सभी पार्टियां शामिल हैं। तस्वीरें हापुड़ की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं, लेकिन कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। बता दें कि नियमों के उल्लंघन में कोई पार्टी पीछे नहीं है। चुनाव के नाम पर भीड़ का खेल सभी पार्टियां खेल रही हैं और खेल सभी राज्यों में हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि जब नेता ही नियमों का ऐसे मजाक बनाएंगे तो जनता नियमों का पालन कैसे करेगी। एक तरफ नेताजी मान नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ देश में लगातार आ रही हैं 2.5 लाख से ज्यादा मामले कोरोना के। आपको बता दें कि 24 घंटे में 2,71,202 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कुल एक्टिव केसेस बढ़कर 15,50,377 हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें 41,327 मामले, दिल्ली में 18,286 मामले, यूपी चुनावी राज्य 17,185 मामले सामने आए, पंजाब में 7,396, गोवा में 3,232 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 14,938, कर्नाटक में 34,047 मामले और केरल में 18,123 मामले। गुजरात में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, 10,150 मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में। बिहार की बात करें तो 5410 मामले, जम्मू कश्मीर में 3,499, तेलंगाना में 2,047 मामले सामने आए हैं। तो एक्टिव केसेस कुल मिला के इस वक्त 15 लाख से ज्यादा हो चुके हैं।
और इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज नहीं रहे। उन्होंने रात में अंतिम सांस ली। उनके परिजनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज का जो जानकारी मिल रही है, हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। महान कथक नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके परिजनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है और साथ ही बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। पद्म विभूषण से सम्मानित थे बिरजू महाराज। 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। कथक को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज नहीं रहे। उन्होंने रात में अंतिम सांस ली। उनके परिजनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज का जो जानकारी मिल रही है, हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। महान कथक नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके परिजनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है और साथ ही बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। पद्म विभूषण से सम्मानित थे बिरजू महाराज। 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। कथक को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब का कहर खत्म नहीं हो रहा। जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 9 से बढ़कर अब 13 पर पहुंच गया है, जिसके बाद शराबबंदी की स्क्रिप्ट पर एक बार फिर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। जो काम सुशासन बाबू की पुलिस अब तक नहीं कर पाई, उस काम के लिए अब खोजी कुत्तों को लगाया गया है। पुलिस अब खोजी कुत्तों से जहरीली शराब का सुराग ढूंढ रही है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार में शराबबंदी के सबसे बड़े प्रणेता सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की है, जहां जहरीली शराब के कारण 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब के कारण 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूरे जिले में शराब के कारोबार से जुड़े 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। 184 लीटर चुराई शराब और 225 लीटर विदेशी शराब भी जब्त की गई है। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पिछली बार जब जहरीली शराब से मौत हुई थी, नीतीश बाबू ने पूरे पुलिस महकमे में फिर से शराबबंदी की शपथ दिलवाई थी, लेकिन चंद हफ्तों में फिर ढाक के 3 पात। नालंदा कांड के बहाने नीतीश को निशाने पर लिया जा रहा है। पप्पू यादव तो नालंदा पहुंच गए, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, हाथों से मदद का मरहम लगाया और जुबान से सियासी तीर चलाए। क्या भ्रष्टाचारियों की पैसे, उसकी संपत्ति जब्त होगी? क्या शराब माफिया जेल जाएंगे? क्या उन पर एफआईआर होगा कि पीने वालों को डराया जाएगा? पप्पू यादव का कहना है कि अगर देश में कृषि कानूनों की वापसी हो सकती है तो शराबबंदी के कानून पर पुनर्विचार क्यों नहीं। विरोधी ही नहीं, शराबबंदी पर नीतीश कुमार को एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी घेर रही हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राजीव रंजन भी नालंदा पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली। तो वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट कर सीएम नीतीश को निशाने पर लिया। सीएम नीतीश अपने अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि बिहार में शराबबंदी पुलिस और माफिया के मेल से ही चल रही है। अगर इसे जड़ से खत्म करना है तो प्रशासन, पुलिस और माफिया की तिकड़ी को समाप्त करना होगा। बीजेपी के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया और कहा कि आप सरकार में हैं तो कार्रवाई भी आप ही करेंगे। मांझी भी शराबबंदी के कानून की समीक्षा की लगातार मांग कर रहे हैं। इसलिए हम नीतीश कुमार से कहते हैं और भाजपा के लोगों ने भी कहा कि शराब नीति की समीक्षा कीजिए, तो हम भी बहुत पहले कहा है और फिर कहते हैं कि इन पृष्ठभूमि में शराब की समीक्षा होनी चाहिए। यानी शराबबंदी पर एनडीए में अंदर खाने घमासान चल रहा है। ऐसे में विरोधी तो सवाल उठाएंगे ही।
तो इससे बिहार की जनता सब देख रही है। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल खड़ा हुआ है बीजेपी के अध्यक्ष के द्वारा। अब इसका जवाब जनता चाह रही है, क्योंकि आप समाज सुधार यात्रा और अभियान चला रहे थे। अपने सहयोगी दल को कब सुधारेंगे? बिहार में चल रही सियासी महाभारत का असर यूपी के चुनाव में देखने को मिल रहा है। यूपी में जेडीयू अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। जेडीयू यूपी में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो 18 तारीख को इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। जी अपर्णा, देखिए शराबबंदी होते हुए भी बिहार में ये स्थिति है। एक के बाद एक कई जगहों से इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार और उनका प्रशासन कब जागेगा और कब कड़ाई से नियम पालन होंगे ताकि इस तरह की चीजें देखने को ना मिले। ये खबर है मुंबई से, जहां माहिम के पान के एक विक्रेता नौशाद शेख बेच रहे हैं 1 लाख रुपए वाला पान, और इस पान को उन्होंने नाम दिया है हनीमून पान। 1 लाख के पैकेज में 2 पान होते हैं। पान की पत्तियों पर सोने का काम भी होता है। ताजमहल का नमूना भी इस पान के साथ दिया जाता है। तो माहिम के विक्रेता है मुंबई में नौशाद शेख, जिन्होंने ये पान बनाया है। 1 लाख रुपए का पैकेज है जिसमें 2 पान होते हैं और बाकायदा पान के पत्ते पर सोने का काम भी होता है। आमतौर पर खाने पीने की चीजें बहुत महंगी आपने सुनी होंगी, लेकिन अपर्णा जिया इस तरह के पान के बारे में हमने अभी के पहले तो नहीं सुना था। बिल्कुल, और अपर्णा से हम जब बात भी कर रहे थे तो अपर्णा ने कहा कि उन्हें तो ज्यादा शौक नहीं है पान खाने का, लेकिन जिन्हें शौक है ये पैकेज उनके लिए है। 1 लाख के पैकेज में 2 पान मिलेंगे और शादीशुदा जोड़ों के लिए ये खास पान बनाया गया है। अगर आप हनीमून पर जाने का सोच रहे हैं इस वक्त, तो इस पान के पैकेज का जिक्र भी आप कर सकते हैं। आप इस पान को खा सकते हैं और इसकी विशेषताएं जरूर नौशाद शेख आपको बताते हुए नजर आ जाएंगे। ये बेहद खास पान है जो कि 1 लाख रुपए का है। 2 पान इसमें मिलते हैं अपर्णा। बिल्कुल, और कहा भी जाता है ना कि शौक बड़ी चीज है, क्योंकि 1 लाख रुपए पान खाने के लिए खर्च करना वाकई वो कोई शौक ही नहीं होगा। देखिए अलग अलग तरह के पान, चॉकलेट पान और दूसरे तरीके के पान बहुत सारे हमने सुने हैं, लेकिन ये 1 लाख रुपए वाला पान वाकई में चौंकाने वाला पान है, कम से कम हम सबके लिए। तो देखिए देश में लगातार कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 2,71,202 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों का क्या हाल है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। महाराष्ट्र में 41,327 कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। दिल्ली में 18,286 मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें 17,185 मामले। पंजाब में 7,396 मामले। गोवा में 3,232 कोरोना के केस आए हैं। पश्चिम बंगाल में 14,938 केसेस आए हैं। कर्नाटक में 34,047 मामले आए हैं। केरल में 18,123 मामले आए हैं। गुजरात में 10,150 मामले आए हैं। बिहार में 5,410 मामले। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें वहां 3,499 मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में 2,047 मामले, कोरोना के 2,047 केसेस सामने आए हैं। तो 15 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त देश में हो चुके हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने पार्टियों को सशर्त प्रचार की इजाजत दी है। बड़ी रैलियों पर 22 जनवरी तक अब रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी कार्यक्रम में लापरवाही नजर आ रही है। ऐसे में सवाल जनता और नेता दोनों से है कि लापरवाही करेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नोएडा की गलियों में पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन वोट के खेल में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और वो ऐसे कि इजाजत तो 5 लोगों के साथ प्रचार की है, लेकिन भीड़ की गिनती सैकड़ों और हजारों तक पहुंच जा रही है। तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां भूपेश बघेल कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांग रहे थे। पंखुड़ी भी भूपेश बघेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैंपेन कर रही हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों से आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि प्रचार के दौरान भीड़ जुटाई गई और तस्वीरें इसकी तस्दीक भी कर रही हैं। मामले में भूपेश बघेल समेत कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि छोटी जगह होने से भीड़ जुटी थी, भीड़ पार्टी की तरफ से नहीं जुटाई गई थी।
लोग अपने घरों में हैं और उतने में निकलते हैं तो भीड़ लग जाती है। मेरे साथ प्रत्याशी है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, सुरक्षा है, और 5 लोग बोले तो कम से कम 25-30 लोग तो पत्रकार लोग हैं और उसके साथ कैमरामैन है, तो भीड़ तो वैसी हो रही है। बघेल आज भी ग्रेटर नोएडा के दादरी में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल गोवा की गलियों में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नियमों और कानूनों की दुहाई देने वाले केजरीवाल ही आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। केजरीवाल के कैंपेन में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। अब जरा इटावा का हाल देखिए। एसपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और नारेबाजी के साथ बीजेपी नेता मनीष यादव को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। खुशी का मौका है तो आचार संहिता और कोरोना नियमों का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। न किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया। यूपी में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लिहाजा शक्ति प्रदर्शन के लिए नेता कोई न कोई तरकीब ढूंढ ही ले रहे हैं। उन्नाव सदर सीट से बीएसपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह ने तो पहले उन्नाव के शुक्लागंज में अपने समर्थकों की पूरी फौज जुटाई और फिर जुलूस निकाला, जनसभा को भी संबोधित किया। भाजपा है तो भरोसा है। इस खेल में सभी पार्टियां शामिल हैं। तस्वीरें हापुड़ की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं, लेकिन कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। बता दें कि नियमों के उल्लंघन में कोई पार्टी पीछे नहीं है। चुनाव के नाम पर भीड़ का खेल सभी पार्टियां खेल रही हैं और खेल सभी राज्यों में हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि जब नेता ही नियमों का ऐसे मजाक बनाएंगे तो जनता नियमों का पालन कैसे करेगी? क्या है दिल्ली का वेदर अपडेट और कैसी है हवा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मदिहा खान। दिल्ली में तकरीबन एक हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड के साथ साथ कोहरा भी भरपूर छाया हुआ है। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं पहले दिल्ली की, किस तरह से आज की सुबह है दिल्ली की। पिछले दिनों देखा गया कि कोहरा बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आज की सुबह लग रहा है कि विजिबिलिटी जो है काफ़ी बेहतर है और कोहरा कुछ हद तक कम है। अक्षरधाम मंदिर के पास हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की भी तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं। बीते दिनों देखा गया अक्षरधाम मंदिर जो है किस तरह से सफ़ेद धुंध में, कोहरे में छाया हुआ था, पूरी तरह से ढका हुआ था पूरी तरह से, लेकिन आज देखा जा रहा है कि कुछ हद तक जो विजिबिलिटी है वो बेहतर है और कोहरा भी कुछ कम है। हालांकि अगर तापमान की बात करें तो मौसम जानकारों का कहना है कि जो तापमान है वो 5 से 6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान आज रहने वाला है। तो वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 से 20 डिग्री के आसपास ये अधिकतम तापमान रहेगा। अगर बात करें कड़ाके की ठंड पिछले एक हफ्ते से लगातार दिल्ली में पड़ रही है। कोहरा काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से बीते दिनों विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई थी। और अगर साथ साथ AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। देखा गया पिछले दिनों जब बारिश हुई उसके बाद प्रदूषण का जो स्तर था वो काफ़ी अच्छा हो गया था। महज 80 के आसपास जो प्रदूषण यानी कि AQI स्तर था वो पहुंच गया था, लेकिन आज आप देखिए किस तरह से वापस से 250 से ज़्यादा, 260 से ज़्यादा इस वक्त जो AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का वो है। तो आप सोचिए कि एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ प्रदूषण, दोनों ही तरफ से दिल्ली वाले इस वक्त जो है वो एक मार झेल रहे हैं। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, हालांकि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार कई महीनों से ऐसे ही जारी है। प्रदूषण में कोई कमी दिल्ली में फिलहाल काफ़ी वक्त से देखी नहीं गई है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली। तो मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली में आज थोड़ी ठंड से राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक बना हुआ है। देखिए, उत्तराखंड में एक महीने से नाराज चल रहे हरक सिंह रावत पर बीजेपी की कड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम पुष्कर धामी ने कैबिनेट से उन्हें बर्खास्त किया तो पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। अनुशासनहीनता के आरोप में की गई है ये कार्रवाई। अपने लोगों को टिकट दिलाने की मांग पर अड़े हुए थे हरक सिंह रावत। पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है। मेरे पिछले 30-35 सालों से पुष्कर धामी जब बच्चा था, उनकी शादी हुई, तभी मैं उनके साथ गया हूँ।
तो भाई जैसे सीएम ने हरक सिंह रावत को कैबिनेट से ही बर्खास्त कर दिया और रही सही कसर पार्टी ने पूरी कर दी। 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। चुनाव से ऐन पहले उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है। हरक सिंह रावत करीब 1 महीने से पार्टी से नाराज चल रहे थे, अपनी मांग मनवाने की जिद कर रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। पहले हरक सिंह रावत को कैबिनेट से बाहर निकाला गया, फिर अनुशासनहीनता के आरोप 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। आपको याद होगा कि हरक सिंह रावत 24 दिसंबर को भी नाराजगी जाहिर करते हुए कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए थे, लेकिन तब पार्टी ने फौरन मान मनोबल की कोशिश शुरू की। अगले ही दिन 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे और 24 घंटे में ही उनका हृदय परिवर्तन होता दिखा। बाहर निकलकर सीएम धामी के लिए मुलायम दिल दिखाया और सारी कड़वाहट दूर होने का दावा किया था। पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है। मेरे पिछले 30-35 सालों से पुष्कर धामी जब बच्चा था, उनकी शादी हुई, तभी मैं उनके साथ गया हूँ। शुरू से पुष्कर भाई मेरा छोटा भाई है, उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं। तब भी एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि हरक सिंह की नाराजगी की वजहों में सबसे ऊपर है अपनों के लिए टिकट की मांग। 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे। इस बार वो 1 नहीं 3 टिकट के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे थे। खुद के अलावा वो अपनी बहू और अपनी एक समर्थक के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार हरक सिंह के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हरक सिंह रावत अपनी जिद पर अड़े रहे और पार्टी को मजबूरन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। अब माना जा रहा है कि बीजेपी से बाहर हो चुके हरक सिंह रावत आज ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उसी पार्टी में जिसे वो 5 साल पहले चुनाव के वक्त छोड़कर चले गए थे। संवाददाता विकास भदौरिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में बाबा बबुआ के बाद अब बड़ा भाई छोटा भाई की एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर की पार्टी के बीच गठबंधन हो या ना हो, लेकिन दोनों ही नेताओं की ओर से इमोशनल अंदाज देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर ने बिना सशर्त समर्थन का ऐलान किया, बस अखिलेश से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में खुद को छोटा भाई कहने की मांग की। मैंने बड़ा भाई कहा है, आप मेरे बड़े भाई भी हैं। वो कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको 1 सीट नहीं दूंगा। अगर हम लोग त्याग कर रहे हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो भी त्याग करें। यानी अब भी आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की गुंजाइश अभी बाकी है। बातचीत की डोर अभी टूटी नहीं है। इन बयानों की बात तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब बात बड़े भाई और छोटे भाई तक आ पहुंची है। दोनों पार्टियां क्या चुनावी गठबंधन होगा या फिर आगे क्या होगा, इसे लेकर चंद्रशेखर रावत की आजाद समाज पार्टी की आज अहम बैठक है। आगे की रणनीति तैयार होगी। एसपी से चुनावी नाता जोड़ने पर फैसला आएगा। दोपहर 12 बजे चंद्रशेखर रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने अखिलेश को बड़ा भाई बताया है। तो मैंने बड़ा भाई कहा है, आप मेरे बड़े भाई भी हैं। बहुजन एकता के लिए अगर त्याग ही करने की बात है तो आप जो है ना पीसी करके कहें कि वो मेरा छोटा भाई है, वो आ जाए, उसकी मुझे ज़रूरत है और बीजेपी को रोकने के लिए, और मैं उसको 1 सीट नहीं दूंगा। मुझे तो वो कह रहे थे विधायक बन जाओ, मिनिस्टर बना देंगे, मुझसे तो वो कह रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चंद्रशेखर के मिनिस्टर बनने से, विधायक बनने से काम नहीं चलेगा। तो क्या आजाद समाज पार्टी को सीटों का कोई लालच नहीं है? अगर नहीं तो फिर सवाल है कि मकसद एक होने के बावजूद गठबंधन में पेच कहां फंसा है। अखिलेश यादव ने अब चंद्रशेखर से त्याग करने की अपील की है। अगर हम लोग त्याग कर रहे हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो भी त्याग करें। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा वैसे वैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। क्या बीजेपी को रोकने के मकसद के लिए चंद्रशेखर रावत बिना कोई सीट मिले गठबंधन करने का त्याग करेंगे? इसका खुलासा आज की बैठक के बाद हो जाएगा। देखिए, जहां जहां चुनाव है वहां वहां कुछ ना कुछ सियासी पेच फंसा ही हुआ है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब की राजनीति में कांग्रेस की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही। पार्टी पहले से ही अपने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच खींचतान से परेशान है, तो अब खुद सीएम के भाई ही कांग्रेस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने की है। पार्टी के साथ जरूर मनमुटाव थोड़ा सा है कि उन्होंने ये गलत किया, क्योंकि जो लोगों की भावनाएं थी उनको देखना चाहिए था। लोग कहते हैं कि इलेक्शन लड़ो,
जब लोग कहते हैं, जो लोक राय होती है उसको ऑनर करना चाहिए। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई बगावत की राह पर चल पड़े हैं। सवाल है कि चुनाव से पहले एक चन्नी किस से निपटेंगे। पहले ही उनके सामने सिद्धू के साथ सियासी मतभेद को कम करने की चुनौती है, तो अब छोटे भाई की बगावत की शुरुआत। ये कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पार्टी एक नहीं कई धड़ों में बटी नजर आ रही है। जबकि चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। पार्टी ने बस्सी पठाना सीट से गुरप्रीत सिंह जीपी को टिकट दिया है, जिसके बाद सीएम चन्नी के छोटे भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो बस्सी पठाना सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बात तो ये है कि वो उस बंदे को टिकट दे दी है जो गलत दी है। जो लोग कह रहे हैं, मैं तो कह ही रहा हूँ, मुझे लोगों में रहा हूँ, लोग कहते हैं कि इलेक्शन लड़ो। जब लोग कहते हैं, जो लोक राय होती है उसको ऑनर करना चाहिए। सीएम के भाई डॉक्टर मनोहर 2007 के चुनाव में इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत चुके हैं और 2022 में जीत के दावे के साथ उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ की अपनी नौकरी से इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन भाई ने मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह पर ही भरोसा जताया है। टिकट पाने वाले गुरप्रीत सिंह को सिद्धू का समर्थन हासिल है। माना जा रहा है कि सिद्धू के दबाव में ही पार्टी ने गुरप्रीत सिंह को टिकट दिया है। सीएम चन्नी के भाई भी ये बात इशारे में कह रहे हैं, लेकिन गुरप्रीत सिंह का कहना है कि टिकट पाने का आधार उनके विकास के काम है। मैं यही पहले भी कहा हूँ कि कुछ लोगों ने, यहाँ के कुछ लोकल लीडर्स हैं, उन्होंने हाई कमांड को मिस इन्फॉर्म किया, मिसलीड किया, उनको गलत तथ्य बता के उसको पहले व्यक्ति को टिकट दी गई। लेकिन जो सही था वो लोगों के पास है। जो भी सीएम साहब कहेंगे मैं उनके मानूंगा, कोई बात नहीं, देखते हैं वो क्या बात करते हैं। हालांकि निर्दलीय लड़ने के फैसले के बावजूद डॉक्टर मनोहर ने पार्टी से समझौते की गुंजाइश अभी खत्म नहीं की है। वो ये इशारा दे रहे हैं कि जो भाई यानी सीएम चन्नी कहेंगे वही करेंगे, यानी भाई को मनाकर पार्टी की मुसीबत कम करने की जिम्मेदारी अब सीएम चन्नी के ऊपर ही है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि कहने के लिए लोग राजनीति में आते हैं समाज सेवा के लिए, पर टिकट नहीं मिलता तो बेचैनी ऐसी बढ़ जाती है कि समाज सेवा का पूरा करियर ही खतरे में आ जाता है। टिकट बंटवारे का दौर चल रहा है और ऐसे में सियासी पार्टियां एक तरफ जहां बागी नेताओं से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ टिकट के ट्रेजेडी किंग्स भी पार्टियों की मुसीबत काफी बढ़ा रहे हैं। 44 लगी हुई है, यहाँ भीड़ लगाइए आप लोग, हटिए आप लोग यहाँ से। पुलिस और लोगों की मौजूदगी में सफेद कुर्ते पाजामे में नजर आ रहे शख्स ने खुद पर पेट्रोल से भरी बोतल उड़ेल ली और खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुस्तैद पुलिस वालों ने आग लगाने से पहले ही शख्स को पकड़ लिया। घटना लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर की है, जहां टिकट नहीं मिलने से नाराज इस शख्स ने आत्मदाह करने की कोशिश की। 5 साल से पार्टी के लिए जमीन पे खूब काम किया हमने, या आत्महत्या करूंगा, हर हालत में करूंगा, आप रोक लो, आप थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो। पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स अलीगढ़ छर्रा सीट से टिकट की मांग कर रहा था। टिकट वाले ट्रेजेडी किंग किसी एक पार्टी में नहीं बल्कि सभी पार्टियों में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर ही बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ये नारेबाजी सुनील बराला के समर्थन में हो रही है। सुनील बराला मेरठ सीट से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने मेरठ सीट से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसके बाद बराला समर्थकों ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के घर पहुंचकर अपना विरोध जताया। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है। गोवर्धन सीट से विधायक कारिंदा सिंह का नाम भी शामिल है। पार्टी ने टिकट तो काट दिया, लेकिन कार्यकर्ता नाराज है। विधायक के समर्थन में नारेबाजी कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आला कमान से सीट पर पुनः विचार करने की मांग की है। बता दें कि ठाकुर कारिंदा सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने ठाकुर मेघश्याम को प्रत्याशी बनाया है। तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की हैं, जहां पूर्वांचल समाज के लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील शर्मा के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। यानी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी तो टिकट को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी ने निकम्मे विधायक को टिकट दिया है साहिबाद विधानसभा से, हम सब पूर्वांचल लोग विरोध करते हैं इसका। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली।
झड़प की वजह यह है कि प्रदर्शन से पहले इजाजत नहीं ली गई थी। ऐसे में ये ट्रेजेडी किंग कहीं चुनाव में सियासी पार्टियों का खेल खराब न कर दे। देखिए, वैसे तो एबीपी न्यूज पर कार्टून के जरिए हम सियासी माहौल पर व्यंग्य करते हैं, पर आज कार्टून के जरिए दे रहे हैं कथक सम्राट बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि। देखिए कार्टूनिस्ट इरफान। आज का दिन चुटकी लेने का नहीं बल्कि चुप रहने का है। शोक का दिन है आज हमारे लिए। आज देश के महान कथक गुरु पद्म भूषण बिरजू महाराज जी नहीं रहे हैं। वो सिर्फ एक गुरु ही नहीं बल्कि कथक के विश्वविद्यालय थे। उनके बिना कथक की कल्पना करना शायद मुमकिन भी नहीं है। इसीलिए आज का मेरा कार्टून एबीपी न्यूज़ से कथक गुरु बिरजू महाराज जी को एक श्रद्धांजलि स्वरूप है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।